हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेरिया चैनल पे। एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के इस पीडीएफ श्रृंखला में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। यह एडुटेरिया द्वारा प्रकाशित वार्षिकी 2021 के बुक से लिया गया है और यह हमारा टेस्ट संख्या 8 है। इससे पहले 7 टेस्ट को हमने सॉल्व किया है और आज हम 8वें टेस्ट को सॉल्व करेंगे। हाल ही में हुए 66वें प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम्स हुए उसमें 24 क्वेश्चंस जो है सीधे सीधे इसी बुक से मैच करते हैं। तो यह आपके एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ये आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पीडी वाघेला को नियुक्त किया गया है। तो पीडी वाघेला हाल ही में ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ट्राई के बारे में आप जानते होंगे कि यह दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है जो दूरसंचार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मौशिक को किस संस्थान ने विकसित किया है। तो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जो मौशिक है MOUSHIK को IIT संस्थान मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस संस्थान ने राजस्थान के 14 मध्य शहरों में पेयजल और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दे दी है। तो आप जानते होंगे कि राजस्थान के मध्यम शहरों में पेयजल और स्वच्छता के लिए राजस्थान सरकार ने एशियन विकास बैंक के साथ एक डील की है। तो इस विकास बैंक ने राजस्थान सरकार को $300 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। एशियन विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना 1966 में की गई है, ये आप जानते ही होंगे, और जिसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। दोनों चीज़ आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है कि एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में है और इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। लुई एर्से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो लुई एर्से हाल ही में दक्षिणी अमेरिकी देश बोलीविया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, लुई एर्से दक्षिणी अमेरिकी देश बोलीविया के राष्ट्रपति चुने गए हैं और बोलीविया की राजधानी आप जानते होंगे कि बोलीविया की राजधानी लापाज है। वहीं अन्य देशों के देखें तो अन्य देश साउथ अमेरिका के ही हैं। चिली जिसकी राजधानी सेंटियागो है, पराग्वे जिसकी राजधानी ओसिंसियंस है, उरुग्वे जिसकी राजधानी जो है मोंटेवीडियो है। तो राजधानी आप याद रखिएगा, क्योंकि हाल में हुए एग्जाम्स में राजधानी पर काफ़ी फोकस किया गया है। तो आप इन देशों की राजधानी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची जारी की गई। तो फोर्ब्स के द्वारा आप जानते होंगे कि नियोक्ता की सूची 2020 में जारी की गई है। इसके द्वारा अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की जाती है। तो इस सूची में सबसे ऊपर कौन सी कंपनी को स्थान मिला। तो सबसे ऊपर जो स्थान मिला है वह सैमसंग कंपनी को मिला है। सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसने विश्व नियोक्ता सूची 2020 में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं। नाटो गठबंधन ने किस देश में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। तो नाटो गठबंधन देश आप जानते होंगे कि नाटो में वर्तमान में 30 देश है और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो ये 3 बातें आप याद रखिएगा कि नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी और इसमें वर्तमान में 30 सदस्य देश है। हाल ही में नाटो का तीसरा सदस्य देश उत्तरी मैसेडोनिया बना है और इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो में उन देशों को शामिल किया गया है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तट पर जो स्थित है। तो उसने हाल ही में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है जो जर्मनी में बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जर्मनी में नाटो के द्वारा नया अंतरिक्ष केंद्र बनाया जाएगा और जर्मनी जो कि यूरोप का एक देश है। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के संसद में संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के सांसद कौन हैं। तो न्यूजीलैंड की संसद में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के सांसद जो बने हैं वो है गौरव शर्मा। गौरव शर्मा हाल ही में न्यूजीलैंड की संसद में संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले, मेरे ख्याल से वो पहले भारतीय हैं। तो याद रखिएगा कि गौरव शर्मा न्यूजीलैंड की संसद में शपथ लेने वाले पहले भारतीय हैं जिन्होंने संस्कृत में शपथ लिया है।
न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें तो यह वेलिंगटन है, और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महादेश का एक देश है जिसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? तो किसान सूर्योदय योजना, तो आप जानते होंगे कि किसान सूर्योदय योजना, वैसे एक्चुअली में भारत का मैप देखें तो सूरज जो है पूरब से निकलता है, लेकिन आपको याद रखने के लिए करना है कि इधर पश्चिम से उसको निकालिए, ताकि याद रहे कि पश्चिम में सबसे पहले क्या पड़ता है? गुजरात। तो किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत हाल ही में गुजरात में की गई है। इस योजना के तहत सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक किसानों को बिजली प्रदान किया जाएगा लगातार, ताकि वो सिंचाई कर सकें। तो याद रखिए कि गुजरात में प्रधानमंत्री के द्वारा किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है कि सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक सिंचाई के लिए विद्युत प्रदान किया जाएगा, बिजली दिया जाएगा, ताकि वो कर सके सिंचाई। आगे बढ़ते हैं, और इसमें यह भी याद रखिएगा वर्तमान में गुजरात के जो सीएम हैं वो विजय रूपाणी हैं, और वहाँ के जो राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत है। प्रश्न संख्या 9वें क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देश का पहला सैंड ड्यून पार्क और इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? सॉरी दोस्तों, इंटरप्रिटेशन सेंटर। देश का पहला सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर भारत के गोवा में स्थापित किया गया है। तो सैंड ड्यून पार्क जो है और इंटरप्रिटेशन सेंटर भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा में स्थापित किया गया है। यह विश्व बैंक की सहायता से गोवा में स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बालू में उगने वाले जो वनस्पति है जैसे नारियल, इनका सुरक्षा किया जाए। तो इसके लिए सैंड ड्यून पार्क की स्थापना की गई है, जो कि गोवा में की गई है। आगे बढ़ते हैं। ली कुन ही, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस समूह के अध्यक्ष थे? तो ली कुन ही का हाल ही में निधन हो गया और वे सैमसंग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ली कुन ही, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो सैमसंग के अध्यक्ष रह चुके हैं, और मैंने हाल ही में बताया कि सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है। प्रश्न संख्या 11। किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए मुक्ति करवा अभियान की शुरुआत की? तो आप याद रखिए, मुक्ति करवा अभियान हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये वैसे काफ़ी पुराना न्यूज़ है, जनवरी के आसपास की न्यूज़ है कि यह जो है राजस्थान सरकार के द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाना है। किस बात को लेकर के? तो बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है मुक्ति कारवां अभियान। वर्तमान में देखें तो राजस्थान के जो सीएम हैं वो अशोक गहलोत हैं। तो आप याद रखिए, मुक्ति करवा अभियान राजस्थान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी है, इस पार्टी की स्थापना जो है वह 6 अप्रैल 1980 में की गई थी। तो कभी कभी इसमें भी पूछ दिया जाता है कि इस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो आप याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में की गई थी, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो जेपी नड्डा चुने गए हैं। अन्य ऑप्शन को देखिए, अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, और प्रधानमंत्री को आप भले ही जानते होंगे कि वो भली बात ही जानते होंगे कि प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों ये CAG नहीं बल्कि CGA है। तो 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में सोमा राय को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी जो सोमा राय आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वहीं CAG की बात करें तो हाल ही में कैग के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है वो गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। तो अभी ये क्वेश्चन CGA की तुलना में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये CGA पहले चुने गए थे और हाल ही में CAG चुने गए हैं, जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। तो वर्तमान में कैग चुने गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और भारतीय संविधान में आप जानते होंगे कि कैग का वर्णन जो है आर्टिकल 148 में किया गया है। तो ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में कैग आर्टिकल 148 में है, और वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू कैग के अध्यक्ष। और CGA कौन चुनी गई है? तो सोमा राय। हाल ही में किसे दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दिया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों कि दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में एक 7 वर्षीय छोटी सी बच्ची को मान्यता दी गई है, जिसका नाम है अभिजीता गुप्ता। ये नाम आप याद रखिएगा, अभिजीता गुप्ता
जो एक 7 साल की छोटी सी बच्ची है, उसे दुनिया का सबसे कम उम्र का लेखक घोषित किया गया है। और साथ ही साथ इन्हें कई अवार्ड भी दिए गए हैं, जैसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, इस तरीके के इन्हें पुरस्कार दिए गए हैं। इन्होंने कई कविताएं भी लिखी हैं और कहानियां भी लिखी है, जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। इन कविताओं में अगर देखें तो ए सनी डेज उनकी काफ़ी एक प्रसिद्ध कविता है, और कहानियों में है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। तो ये आप याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है अभिजीता गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में साला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया। साला दर्पण पोर्टल के बारे में बात चल रही है, जिसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि इस पोर्टल को नवोदय विद्यालय समिति के लिए लॉन्च किया गया है, और दूसरा कि शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों के बीच सूचना साझा करने के लिए यह एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है। तो कथन 1 तथा कथन 2 दोनों ही इस संबंध में बिल्कुल सही है कि साला दर्पण पोर्टल को नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा लॉन्च किया गया है, और यह शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के बीच सूचना साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। 23rd युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ। तो आप जानते होंगे कि युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष यह 12 जनवरी को मनाया जाता है, और वर्ष 2020 में इसका आयोजन जो किया गया था वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए लखनऊ इसका सही उत्तर है। 17 नंबर, किस कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में जो प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया है वह कंपनी है अमेज़न। अमेज़न के द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से अमेज़न जो है अपने पोर्टल पे बेचे जा रहे जो नकली उत्पाद हैं उनको हटाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। तो अमेज़न के द्वारा अपने पोर्टल पे जो नकली उत्पाद है उनको वो अपने पोर्टल से हटाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट जीरो। अमेज़न के बारे में बता दूं कि यह इसके जो मालिक है वर्तमान में जेफ बेजोस, वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। प्रश्न संख्या 18 है कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा। तो इसरो के द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया जाएगा सूर्य के अध्ययन के लिए, तो वह है आदित्य L1। इसरो के बारे में आप भली भांति जानते होंगे कि इसरो एक भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो के सिवन है, ये याद रखना है। और दूसरा यह याद रखना है कि सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया जाएगा, तो आदित्य L1, और इसे जनवरी 2022 तक लॉन्च करने का निर्णय इसरो प्रमुख के द्वारा लिया गया है कि यह 2022 तक हम लॉन्च कर देंगे, और इसमें सूर्य के बाह्य आवरण का अध्ययन किया जाएगा। वहीं बात करें गगनयान मिशन की, तो गगनयान मिशन को भी 2022 से पूर्व लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है, और गगनयान मिशन में जो है 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में वन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने एक छात्र एक वृक्ष योजना प्रारंभ की है। तो वन क्षेत्र, आप जानते होंगे कि वन क्षेत्र के बारे में सबसे जो वन क्षेत्र जिस राज्य में सर्वाधिक है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 77,482 किलोमीटर स्क्वायर में वन क्षेत्र है, जो कि भारत में सर्वाधिक है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने वन क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए, प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए एक अभियान लॉन्च किया है, जिसमें एक जो कॉलेज कर रहे हैं छात्र हैं, वहाँ पे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में और अदर मेडिकल्स में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको अपने पीरियड के दौरान, सेशंस के दौरान एक वृक्ष लगाना है। तो इसे नाम दिया गया है एक छात्र एक वृक्ष, और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस वैज्ञानिक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया। तो यह याद रखिए पहले कि तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया है, और किस वैज्ञानिक को दिया है, तो वर्तमान में इसरो के प्रमुख जो हैं के सिवन, उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 21।
हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बन गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत का वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जो नेत्रहीनों के लिए काफ़ी मैत्रीपूर्ण है। तो कर्नाटक का शहर के मैसूर का जो रेलवे स्टेशन है, मैसूर रेलवे स्टेशन, वह नेत्रहीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो रेलवे की जो टाइमिंग्स है और जितनी भी चीज़ें जो है आप डिजिटली देखते हैं रेलवे स्टेशन पे, उसको ब्रेल लिपि में लिखा जा रहा है और इसके माध्यम से जो है नेत्रहीन भी उस टाइम टेबल को पढ़ सकेंगे और अनाउंसमेंट के माध्यम से ट्रेन की आवाजाही को देख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है? तो वर्तमान में केवल 3 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा मौजूद है। तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा मौजूद है, जबकि लद्दाख में अभी वर्तमान में विधानसभा नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। बिकमिंग किनकी कृति है? तो बिकमिंग जो है मिशेल ओबामा की एक पुस्तक है, याद रखिएगा। मिशेल ओबामा की एक पुस्तक है जो अमेरिकी महिला है और बराक ओबामा की पत्नी है। अगला प्रश्न है, भारत के नए न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो CJI है, शरद अरविंद बोबड़े, वो किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? तो वर्तमान में 47th CJI के रूप में शरद अरविंद बोबड़े जी को नियुक्त किया गया है और भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व वह मध्य प्रदेश के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो याद रखिए कि भारत के वर्तमान में 47वें जो CJI बने हैं वो कौन बने हैं? शरद अरविंद बोबड़े। प्रश्न संख्या 25 है, विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में एक भारतीय महिला को नियुक्त किया गया है जिसका नाम है अंशुला कांत। तो ऑप्शन डी याद रखिए, अंशुला कांत को विश्व बैंक की यह मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया गया है और वो पहली महिला अधिकारी है। विश्व बैंक के बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो इन सब बातों पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 26, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, हाल ही में 3 तलाक के लिए एक विधेयक लाया गया था, संसद में पारित कर दिया गया मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, जिसके तहत यदि पति के द्वारा पत्नी को 3 तलाक के माध्यम से यदि तलाक दिया जाता है तो उसे 3 वर्ष की सज़ा प्रदान की गई थी। तो प्रश्न में भी प्रदान की जाएगी। तो प्रश्न में भी यही पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष की सज़ा दी जाएगी? तो 3 वर्षों की सज़ा दी जाएगी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ऑपरेशन माँ किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन माँ भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में चलाया गया है, जिसके तहत जो है वैसे युवक जो आतंकवाद के रास्ते पर चले गए हैं, जो भटक गए हैं, तो वो उनको वापस से लेके आएगी और यह भारतीय सेना के द्वारा चलाई गई है। और इसका आंसर बी होगा कि लापता युवकों को खोजने से संबंधित है। तो युवकों को मुख्य धारा में लाने के लिए और वापस से उसे एक सभ्य व्यक्ति बनाने के लिए यह शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा अयोध्या विवाद का फैसला कुल कितनी भूमि पर था? तो अयोध्या का विवाद जो बना वो लगभग 2.77 एकड़ भूमि पर रहा। तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 29, गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स सेना को किस अर्धसैनिक बल में विलय करने का प्रस्ताव रखा है? तो गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स की जो सेना है उसे ITBP में मर्ज करने का निर्णय लिया है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी जब भारत और चीन से युद्ध हुआ, उसके पश्चात ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ी ITBP की और इसका गठन किया गया। तो असम राइफल्स को हाल ही में ITBP में मिलाने का प्रस्ताव रखा गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय भारत में मौजूद हैं? तो भारत में वर्तमान में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं और अंतिम जो 25वां उच्च न्यायालय बना है वह आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बना है। तो वो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बना है और यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं।
वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का जो आयोजन है 1 से 4 नवंबर के बीच नई दिल्ली में किया गया है। तो 1 से 4 नवंबर के बीच में नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, द टेस्टामेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो द टेस्टामेंट्स पुस्तक के लेखक मार्गरेट एटवुड है। आपको याद होगा कि वर्ष 2019 में मान बुकर पुरस्कार 2 महिलाओं को दिया गया, एक मार्गरेट एटवुड है और दूसरी है बर्नार्डिन एवरिस्टो। इन दोनों महिलाओं को अपनी अपनी पुस्तकों के लिए मान बुकर पुरस्कार दिया गया, जिसमें मार्गरेट एटवुड को उनकी पुस्तक द टेस्टामेंट्स के लिए दिया गया है। यह कनाडा की एक लेखिका है और उनकी एक अन्य कृति है जो काफ़ी चर्चा में रही है, द हैंडमेड्स टेल है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो राफेल विमान को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर जो बनी है वह शिवांगी सिंह है। वाराणसी की फाइटर जेट उड़ाने वाली महिला जो है शिवांगी सिंह, वह राफेल को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। राफेल के बारे में आप जानते होंगे कि यह फ्रांस के दसॉल्ट कंपनी के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। भारत ने कुल 36 राफेल का सौदा किया था फ्रांस के द्वारा, जिसमें से फर्स्ट टाइम में 5 राफेल को भारत में अम्बाला एयरपोर्ट पे लाया गया था और दूसरी बार में 3 लाया गया है। तो अभी टोटल भारत में 8 राफेल को लाया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक फिरौती भुगतान में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक फिरौती भुगतान सूचकांक जारी किया गया जिसमें भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, अमेजन की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने वर्ष 2024 में किस प्रोब से मानव को भेजने की घोषणा की है? तो अमेजन की कंपनी के जो मालिक जेफ बेजोस है, उनकी अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने ब्लू मून नामक प्रोब से मानव को भेजने की योजना बनाई है अंतरिक्ष में, और यह वर्ष 2024 की उनकी योजना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित करने जा रही है? तो किस कमेटी की सिफारिश पर? तो वह है वाईएम देवस्थली समिति। इस समिति की अनुशंसा पर आरबीआई ने जो है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 से 29 वर्ष के बीच बच्चों एवं लोगों की मृत्यु का अग्रणी कारण क्या है? तो आप जब सोच रहे होंगे तो उसमें कैंसर, कुपोषण, इस पर आपका ध्यान जा रहा होगा, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 5 वर्ष से 29 वर्ष के बच्चों में जो मृत्यु का जो सबसे ज़्यादा कारण है वह सड़क दुर्घटना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि बीमारी नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना को 5 से 29 वर्ष के बीच में मौत का सबसे बड़ा कारण माना गया है। और यह किसने रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी दोस्तों, और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में। ये दोनों बिंदु आप याद रखिएगा कि WHO की स्थापना 1948 में की गई है और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। प्रश्न संख्या 38, थार्ड क्या है? THAAD थार्ड एक अमेरिका की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको। इसके माध्यम से जो अमेरिका में मध्यम और कम दूरी के जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो अगर आते हैं अमेरिका की तरफ तो उनको नष्ट करने के लिए एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है कि बैलिस्टिक मिसाइल को यह नष्ट कर देगी रास्ते में। आगे बढ़ते हैं, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 लता जी की बहन उषा मंगेशकर को दिया गया है और इसमें उन्हें 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। तो लता जी की बहन उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 दिया गया है। प्रश्न संख्या 40, वर्ष 2020 में मिस दीवा किसे चुना गया है? तो मिस दीवा के रूप में 2020 में एल्डीन कैस्टेलिनो को चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी। 41 में चलते हैं, भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित करने वाला देश कौन है? तो भारत। तो भारतीय सेना ने ये कर्तव्य दिखाया है कि उन्होंने पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित कर लिया है और इसे विकसित करने वाले प्रमुख व्यक्ति जो हैं वो मेजर अनूप मिश्रा। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट किसके विरुद्ध खेला? तो पहला डे नाइट टेस्ट मैच भारत ने बांग्लादेश के विरुद्ध ईडन गार्डन में खेला और ये नवंबर 2019 में मैच हुआ था
और भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट मैच ईडन गार्डन मैच पर, कि जो ईडन गार्डन कलकत्ता का फील्ड है वहाँ पे खेला गया है, और इसमें पिंक कलर की गेंद का प्रयोग किया गया है। विश्व में सबसे पहले 2015 से डे नाइट जो टेस्ट मैच की शुरुआत हुई है, और ये काफ़ी चर्चा में रहा कि पहली बार डे नाइट टेस्ट मैच हो रहा है और इसमें पिंक कलर की बॉल का प्रयोग किया जा रहा है। और भारत ने पहला बांग्लादेश के साथ खेला, जो कि भारत के शहर कलकत्ता के ईडन गार्डन पे खेला गया। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास कर लगाने का निर्णय लिया है? तो भूटान ने अपने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए एक क्षेत्रीय टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। क्षेत्रीय यानी आसपास के जो देश हैं उस पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है, जिसमें भारत, बांग्लादेश और मालदीव को उन्होंने शामिल किया है। तो 3 देशों पर उन्होंने एक टैक्स लगाया है जिसका नाम है सतत विकास कर, जो अपने देश के प्राकृतिक संसाधन को बचाए रखने के लिए लगाया गया है। इसके तहत जो भी पर्यटक भूटान में जाएंगे उनको 1200 रुपये भूटानी मुद्रा, जो नगुल्ट्रम है, वो अदा करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, और इस रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन सा राज्य अग्रणी है और कौन सा सबसे पीछा है, उसका एक सूची जारी किया गया, जिसमें सबसे ऊपरी जो राज्य है यानी शीर्ष स्थान जो प्राप्त हुआ वह केरल को प्राप्त हुआ, जिसमें केरल को 70 अंक मिले 100 में से। वहीं सबसे अंतिम जो राज्य रहा 28 स्थान पर, वह रहा बिहार। बिहार को इसमें केवल 50 अंक प्राप्त हुए। तो याद रखिए कि इसमें सबसे ऊपर केरल का स्थान है और सबसे नीचे 28वां नंबर बिहार का है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, यूनियन टेरिटरीज में, तो चंडीगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया, और इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और तेलंगाना के हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में, याद रखिए कान्हा शांति वनम जो हैदराबाद में स्थित है, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर हैदराबाद। प्रश्न संख्या 46, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो बजट 2020-21 के दौरान जब बजट पेश किया जा रहा था, उस दौरान ही वित्त मंत्री के द्वारा देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई कि 2024 तक देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। वहीं यह भी घोषणा की गई कि 150 नए तेजस जैसे जो ट्रेन है, प्राइवेट ट्रेन, वो चलाए जाएंगे। तो 150 ट्रेनें चलाई जाएंगी जो है, और 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तनपान दर में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स की जो रिपोर्ट है उसमें श्रीलंका प्रथम स्थान पर बना, क्योंकि श्रीलंका में यह देखा गया कि वहाँ की महिलाओं के द्वारा बच्चों को स्तनपान सर्वाधिक मात्रा में कराया गया। आगे बढ़ते हैं। मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो मरियम वेबस्टर ने जो है पेंडेमिक जो वर्ड है उस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। वहीं बात करें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने वर्ड क्वारंटीन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है मरियम वाला, तो आप याद रखिएगा पेंडेमिक चुना गया है मरियम के द्वारा। निम्न में से किस बॉलीवुड कलाकार को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा एसडीजी विशेष मानवीय कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यूएनडीपी के द्वारा एक विशेष मानवीय कार्य, आप याद रखिए कि विशेष मानवीय कार्य रहा, तो वो लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने दिखाया। तो सोनू सूद जो भारतीय अभिनेता है, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी भारतीयों को घर पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने बसों के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से प्रवासियों को घर पहुंचाने का कार्य किया था। तो इसलिए यूएनडीपी के द्वारा उन्हें विशेष मानवीय कार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी सोनू सूद बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अ बुके ऑफ फ्लावर्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ए बुके ऑफ फ्लावर्स पुस्तक की लेखिका है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हमारा सेट नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग सेट नंबर 9 के साथ। तो एडुटेरिया के साथ जुड़े रहने के लिए और इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए
और हमारे पर ट्रस्ट बनाए रखने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद।